बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर गुलाम यासीन आज आपके सामने एक और अपना क्योर्ड केस पेश कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो जैसे होम्योपैथी के स्टूडेंट्स अगर ये जसारत कर रहे हैं कि अपनी जो थोड़ी बहुत मेहनत है वो आपके सामने पेश करें, तो यहाँ होम्योपैथी में पंजाब में, पाकिस्तान में, लाहौर में बहुत बड़े बड़े होम्योपैथी के मीनारे हैं, और अगर वो भी इसी तरह हमारी काफियों के साथ थोड़ा सा हमारा साथ दें तो मुझे यकीन है कि होम्योपैथी बहुत अच्छा मज़ीद अपना ट्रेंड बना सकती है और इस काविश को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। मैं आज अपना ये केस पेश कर रहा हूँ क्योंकि हर बंदा, हर होम्योपैथ अपने अंदर बहुत सारे मिरेकल रखता है, बहुत सारे क्योर्ड केस हर शख्स की फाइल्स में पड़े हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनको दुनिया कहती है कि ये नामुमकिन है, होम्योपैथी उसको मुमकिन बनाती है। हमारे यहाँ सिर्फ एक फ़र्क है, कुछ लोग जिनको मेरी तरह थोड़ा सा जुनून होता है वो लोग हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, और कुछ मेरे होम्योपैथ दोस्त जब उनके पास केसेस आते हैं तो वो पहली हालत में शायद गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र वो उसका रिकॉर्ड रखना भूल जाते हैं। और जब इंसान हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखता है उस वक्त जब एट द एंड पेशेंट क्योर होता है तो उसके पास पूरे के पूरे मेडिकल एविडेंसेस मौजूद होते हैं। मेरे पास आज इस केस की न सिर्फ वीडियोस मौजूद हैं, उसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, किस तरह से मैंने उसको ट्रीट किया ये सारा प्रोसेस है, बल्कि इससे बढ़कर आज एक छोटी सी मैंने जिसारत की है कि मैंने आज उस पेशेंट को भी ज़हमत दी है कि वो भी यहाँ पर आए। वो बच्ची भी मैं आपके सामने पेश करूँगा और उसके वालिद भी आपके सामने अपने कमेंट्स पास करेंगे, और होम्योपैथी की अजमत का आपको ये क्यों केस है RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसको उन्होंने डायग्नोज किया एज ए सबड्यूरल हाइग्रोमा। ये बच्ची कुलसूम मुनीर इस वक्त हमारे पास मौजूद है। मुझे कॉल आई कि आप एक बच्ची को आके देखें, CMH में एडमिट है, 13 दिन से वो कोमे की हालत में है। CMH लाहौर, बेड नंबर 4, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर 3454142, डॉक्टर ऑफ SCD मुनीर, यूनिट 20SR। ये मुनीर साहब भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने मेडिसिन इसको दी उसके बाद इस बच्ची की ये कंडीशन थी। आप इस बच्ची को देख रहे हैं कि ये बच्ची, इसके हाथों के इर्द गिर्द कलाइयों में आप देखते हैं बैंडेज, कभी बैंडेज किया आप लोगों ने? जिससे बैंडेज करते हैं वो कपड़े की जो बनी होती है, उसको उन्होंने पट्टी को रोल करके इस बच्ची की कलाइयां बांधी हुई हैं। आप इस बच्ची की कलाइयों पे देखेंगे तो इसको रॉड के साथ उन्होंने बेड के साथ बांधा हुआ था। वजह मैंने पूछी तो उन्होंने कहा कि जी कि वो बच्ची जब चीखती चिल्लाती है तो बहुत ज़्यादा अनसर्टन मूवमेंट करती है, सो हमने इसके हाथ बांध दिए हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट न कर सके। इसको खुराक के लिए एंटी ट्यूब पास की गई। आप इसके जख्मों के लीजन्स के निशान भी देख सकते हैं, और इसकी हालत फर्स्ट टाइम जो थी वो कुछ इस तरह से थी जो आपके सामने अब मौजूद है। इसके हवाले से मैं आपको इसकी एक फर्स्ट जो वीडियो है वो दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस हद तक ये बच्ची अजियत में थी। ये देखिए, ये हमारी डोज के बाद है। इस बच्ची की ये कंडीशन थी कि ये बच्ची चीखती चिल्लाती थी और इसको वो लोग रॉड के साथ बांध देते थे, और ये कैथेटर उसको पास हुआ है फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन।
ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये फर्स्ट डे इवनिंग की है। जब हमें इसके लिए कॉल किया गया तो इसके बाप ने हमें बताया कि बच्ची के जो मसल्स हैं वो काफ़ी हद तक रिजिड हो चुके हैं। 13 दिन से बच्ची कोमे में है और डॉक्टर्स ने उसके हवाले से जो रिपोर्ट्स की सर जी, उस रिपोर्ट्स का मैं एक्चुअली मेरे लगता है किसी ने थोड़ा सा मैं इसको छेड़ दिया है। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, क्लिनिकल चार्ट है कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल लाहौर, पढ़ सकते हैं आप। इसकी राइट पे लिखा हुआ है मेडिकल रिकॉर्ड नंबर 3454142, डॉक्टर ऑफ SEP मुनीर, यूनिट नंबर 20 SR, 8 ईयर इस बच्ची की एज थी। और कॉज क्या लिखी हुई है उन्होंने, हेड इंजरी। कि हेड इंजरी के बाद ये बच्ची पहले सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वहां पे इस बच्ची को कोई फर्क ना पड़ा। उसके बाद क्योंकि ये खुद आर्मी में था, इस शख्स ने अपने यूनिट से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप इसको CMH ले आए। ये बच्ची CMH शिफ्ट की गई। थर्ड डे CMH अपनी हेड इंजरी के बाद थर्ड डे इसको एपिलेप्टिक फिट्स पड़ने शुरू हो गए, जिसके बाद उन्होंने सिरप एपीवाल देना शुरू किया। क्योंकि मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे तो उन्होंने इसके साथ साथ ये सारी उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये देखो, क्लियंस है और हेड इंजरी है। हेड इंजरी के बाद इन लोगों ने थर्ड डे उसको एपीवाल स्टार्ट की। उसके बाद ये बच्ची 13 दिन तक CMH में बेहोश रही। ब्रिगेडियर डॉक्टर, कर्नल, न्यूरोसर्जन सबको चेक करवाया गया। उन्होंने सब ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, अपनी अपनी मेडिकेशन की, लेकिन इसके बावजूद इस बच्ची को किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इस बच्ची की रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट में उन्होंने जो डायग्नोज किया वो किया सब ड्यूरल हाइग्रोमा। हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हजारों रुपए, लाखों रुपए मेडिकल एविडेंस कलेक्ट करने में लगा दिए जाते हैं और जब वो मेडिकल एविडेंसेस कलेक्ट हो जाती हैं, फाइनली वो एक डिजीज को नॉमिनेट करते हैं। माँ बाप कुछ सुख का सांस देते हैं कि चले आप कुछ हमारे लिए शायद बेहतरी का चांस निकल आए, और वो मेडिकल एविडेंस सारे इकट्ठे करके एक नॉमिनेट करके कि ये डिजीज है, उसके बाद वो कह देते हैं सिंपली कि वी हैव नो ट्रीटमेंट अबाउट दिस वन। और वहाँ पे वो सारी की सारी जो लाखों करोड़ों डॉलर की एनुअली जो रिसर्च है वो पीछे रह जाती है। इन्होंने इस बच्ची को सब ड्यूरल हाइग्रोमा करार दिया। दिस कैन लीड टू लीक ऑफ CSF इनटू सब ड्यूरल स्पेस। ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर वेसल से लीक हो जाए, और ये आमतौर पर होता है कि मॉडरेट टू सीवियर ब्रेन एट्रोफी। और आपको पता है कि 52 के बाद, एज 52 के बाद ब्रेन एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों में ये चीज आती है, लेकिन कॉमनली सीन इन एल्डरली पेशेंट्स आफ्टर माइनर ट्रॉमा। बुजुर्ग जो होते हैं जिनके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती, वो थोड़े से अगर गिर जाएं और सर पे चोट लग जाए, उसमें भी हाइग्रोमा की कंडीशन आ सकती है। आफ्टर माइनर ट्रॉमा बट कैन बी सीन इन चिल्ड्रन आफ्टर इन्फेक्शन। बच्चों में ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की वजह से भी और मुख्तलिफ कंडीशन की वजह से भी ये कंडीशन आ सकती है। लेकिन एक्यूट हाइग्रोमास जो होते हैं वो टिपिकली रिजल्ट होते हैं हेड ट्रॉमा के। जब इमरजेंसी तौर पर खुदा न खास्ता कहीं किसी को चोट लग जाती है तो वो आम रूटीन में एक्यूटली हाइग्रोमा उनको कहा जाता है, जो CSF वेसल से लीक होके ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाता है।
और उसकी वजह से ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स काम नहीं करते, जिसकी वजह से बॉडी के साथ उसकी जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, मोटर कोऑर्डिनेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे बच्ची के बाप ने बताया कि न्यूरोसर्जन कहता है कि जी आपकी बच्ची अब ऑलमोस्ट इनक्योरेबल है और हम इसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं। और डिस्चार्ज करने के साथ उसके वालिद साहब यकीनन बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डिस्टर्ब हुए और बाकायदा अभी वो आपको शायद बताएंगे कि न्यूरोसर्जन के साथ उनकी अच्छी खासी झड़प हुई कि आपने 13 दिन से मेरी बच्ची को एडमिट किया हुआ है, मैं भी आर्मी का बंदा हूँ, लेकिन आप मेरी बच्ची को ठीक तरह से ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे और मेरी बच्ची होश में क्यों नहीं आ रही। इस बेयकीनी के आलम में उनके पास कोई और चारा नहीं था। वहाँ पे किसी पेशेंट ने इनको बताया कि स्टेशन पे एक होम्योपैथ डॉक्टर है, उसके पास आप चले जाएं, यासीन उसका नाम है, हमारी भी कोई बच्ची उसको प्रॉब्लम था, वो गई और वो ठीक हो गई, आप भी जाएं। अच्छा, कुदरत खुदा की ये बात में मैं आपको एक और इस हवाले से एक बात बताऊँगा कि मैं मेरी करसे से बल्कि शुरू से एक ख्वाहिश थी और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर अमल करता हूँ कि मैं विदाउट पेशेंट को टाइम दिए मैं पेशेंट चेक नहीं करता। मेरे रेयर तो 2-4% ऐसे पेशेंट होंगे जो विदाउट टाइम लिए आ जाते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ। मैं सुबह सुबह आया अपने पेशेंट क्लिनिक पे, तो ये बच्ची का बाप बैठा हुआ था। मेरी असिस्टेंट, मैंने उससे पूछा कि बच्चे क्या लेने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कोई आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने तो इसको किसी को टाइम नहीं दिया। कहते जी नहीं, वो कहते मैंने वैसे ही उनसे मिलना है, मुझे ज़रूरी काम है। मैंने उनको बुलाया अंदर, तो ये माशाल्लाह आपको भी मिलेंगे, आपके सामने आएंगे तो अंदाज़ा होगा। इस शख्स की आंखों में आंसू थे और ये मुझे बता रहे थे कि मेरी बच्ची 13 दिन से CMS में एडमिट है और न्यूरोसर्जन कहता है जी हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे, ये जिंदा नहीं रह सकती। तो हमें किसी ने आपका बताया, तो आप प्लीज़ खुदा के लिए आप हमारी बच्ची को चेक करें। खैर, मैं वहाँ पे गया, मैंने उस बच्ची को चेक किया और चेक करने के बाद, क्योंकि बच्ची तो अनकॉन्शियस थी, कोमे की सूरत में थी, जो मैंने आपको फर्स्ट इसकी स्नैप्स दिखाई हैं, ये कंडीशन थी बच्ची की। बल्कि इससे पहले इस बच्ची की कंडीशन इससे भी बुरी थी। ये तो हमारी मेडिसिन के देने के बाद जब वो होश में आई तो उसको कहती है स्नैप है। तो मैंने जो उसमें सिम्टम नोट की, क्योंकि बच्ची अनकॉन्शियस थी, 3 सिम्टम उसमें मैंने नोट किए। एक तो अनकॉन्शियस ड्यू टू हेड इंजरी, epileptic fits appear after 3rd day of injury, shrieks and moans during fit। बच्ची को जब फिट पड़ते थे तो वो चीखती चिल्लाती थी, चीखें मारती थी। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी मेडिसिन जो है ना वो जहन में आई। यहाँ पे आप देखें कि रेमेडीज ऑफ ब्रेन, Calibrome is effective in treating headache resulting from head injuries. Cycutavus is another remedy having great role in concussion of brain, violent forms of epilepsy and also skin resulting from head injury. Arnica is for soft tissue injuries and Hypericum for nerve injuries. Hypericum works well to treat bad effects of injuries to the स्पाइन। इसके अलावा जो ब्रेन इन्फेक्शन में मेडिसिन काम करती थी, अनीमिया ऑफ ब्रेन, टबैकम, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, ऑरम ट्रिफ, पैरालिसिस ऑफ ब्रेन एज फैक्ट, जिंकमेट, ट्यूमर ऑफ ब्रेन, प्लम्बमेट और ब्रेन फैक्ट फ्रॉम एक्सेसिव वर्क, कालीफॉस। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सब लोगों को? पीछे जी यहाँ पे कोई अगर साथी हैं ऐसे जिनको कोई पता थोड़ा बहुत कि कैसे इसको किया जा सकता है।
जी अब नजर आ रहे हैं आपको कि ब्रेन फैट फ्रॉम एक्सेसिव वर्क कालीफास एट्रोफी आफ्टर नर्वस टेंशन फास्फोरस। और इसके साथ नेट्रम सल्फ मेडिसिन को जब पढ़ा गया, दिस सॉल्ट इज फाउंड इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ द ह्यूमन and its function, the human economy, is to regulate water in the blood and other fluid of the body। कि बॉडी में कहीं भी कोई फ्लूइड डिस्टर्ब हो जाए और पानी की मिकदार अगर ज्यादा हो जाए तो नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। और इट इज वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इंटरनल हेमरेजेस। हीमोफीलिया के पेशेंट्स में भी नेट्रम सल्फ एक बहुत बड़ा करैक्टर अदा करती है, जहाँ पे आर्निका बहुत अच्छा असर करती है, लीडम बहुत अच्छा असर करती है। क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे केसेस हैं हीमोफीलिया के और थैलेसीमिया के, तो मुझे इन केसेस में तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पता है। लेकिन नेट्रम सल्फ इस वाले से भी बहुत आला तरीन मेडिसिन है कि जो इंटरनल वेसल्स के लूज होने की वजह से जो इंटरनल हेमरेज होती है एंड देयर एब्जॉर्प्शन, जिस तरह आर्निका मेडिसिन बहुत बड़ी है और वो कहीं भी अगर ब्लड क्लॉट हो जाए तो आर्निका ये क्वालिटी रखती है कि वो मेडिसिन कहीं भी जो ब्लड क्लॉट होता है उसको एब्जॉर्ब कर देती है। तो नेट्रम सल्फ हैव आल्सो अ क्वालिटी टू एब्जॉर्ब द इंटरनल हेमरेजेस। और हीमोफीलिया के पेशेंट्स में अक्सर ये होता है कि इंटरनल हीमाटोमास बन जाते हैं, और खास तौर पर जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में और एल्बो जॉइंट्स में, जितने बड़े जॉइंट्स हैं जहाँ से ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे ब्लड ऊज आउट कर जाता है और उसकी वजह से ब्रेन जो है वो जॉइंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर देते हैं। और अक्सर औकात इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, स्किन के अंदर ब्लीडिंग की वजह से हीमाटोमा बन जाते हैं और डार्क ब्लैक कलर के ब्रूजेस बन जाते हैं। Thus, its effectiveness in initial hours of severe head injuries is high। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम था कि हेड इंजरीज में इनिशियल लेवल पर नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। एंड नेट्रम सल्फ वर्क्स वेल टू ट्रीट एपिलेप्सी arising from a recent or remote head injury। खा वो ताज़ा हेड इंजरी हो या पुरानी हेड इंजरी हो, नेट्रम सल्फ वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है। और इसके साथ और कुछ सिम्टम्स मैं इसके ऐड कर दूँ कि वर्टिगो, मेमोरी इम्पेयर्ड एंड ब्लाइंडनेस arising from such an injury। और similarly, if hearing is affected after an injury to the head, कि अगर ब्रेन में कहीं भी हेमरेज हो जाए और उसकी वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो लोअर लिम्स के वाले से मसल्स जो है वो काम करना छोड़ जाए या मोटर सिस्टम काम करना छोड़ जाए, तो नेट्रम सल्फ ये एबिलिटी रखती है कि उस लीकेज को, खा वो CSF की है या इंटरनल हेमरेज है, वो उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन जो मेरी तरफ से दी गई, जब नेट्रम सल्फ 1, ये बच्ची क्योंकि बेहोश थी, इस बच्ची के खून ऊपर करके नीचे एक कतरा डाल के उसको हिला दिया गया। ये तकरीबन टाइम था दोपहर 12 बजे का। मुझे तकरीबन 3-3:30 बजे फोन आया बच्ची के बाप का, मुनीर साहब का, कि डॉक्टर साहब मुबारक हो, बच्ची ने आंखें खोल दी हैं। और 13 दिन बाद जो माँ बाप हैं वो ये समझ सकते हैं कि बच्चों की अजियत क्या चीज़ है। 13 दिन बाद पहली ये एक रे ऑफ होप थी माँ बाप के लिए कि 13 दिन बच्ची की आंखें मूंदे, और न्यूरोसर्जन, ब्रिगेडियर, कर्नल सारे माशाल्लाह कह रहे हैं कि जी शी कैन नेवर सर्वाइव, शी इज नो मोर नाउ। 13 दिन बाद उस बच्ची ने होम्योपैथी की एक डोज के तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे के बाद फर्स्ट टाइम जो है ना वो आंखें खोल दी। ये बहुत बड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। मैं शाम को दोबारा गया, बच्ची को चेक किया, अपना कैमरा मैंने साथ रखा। ये फर्स्ट टाइम मैंने इसकी वीडियो बनाई, इसकी स्नैप्स बनाई, क्योंकि ये वो वक्त था जब मेरे अंदर का वो जो होम्योपैथ था
वो मुझे एहसास दिला रहा था कि होम्योपैथी कैन क्योर दिस गर्ल। और मैंने इस अज़्म के साथ हर दूसरे दिन मैंने चक्कर लगाया। इस बच्ची को मैंने पूरी जितने का मेरा इल्म था, मैं किसी के इल्म की बात नहीं करता क्योंकि आप पंजाब में एक इल्म में रहने वाला है, जितना मुझे होम्योपैथी आती थी मैंने इस बच्ची को वहाँ पे ट्रीट किया। पहली बार जब इसने आंखें खोली तो इसकी जो मेंटल डिटोरिएशन थी वो कंप्लीट थी। अभी इसको पूरी तरह से इसको पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मेरे सामने क्या है, लेकिन ये बच्ची होश में जो ना वो आ गई। नेक्स्ट विजिट 2 दिन के बाद मैंने किया। उस वक्त इसकी जो मेंटल डिटोरिएशन थी वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गई थी और वो कोशिश कर रही थी बच्ची कि जितने लोग उसके पास आ रहे हैं उनको वो रिकॉग्नाइज करे, उनको वो पहचाने कि ये कौन लोग हैं। और होश आने के बाद मैं यहाँ पे ये आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ये देखें, ये बच्ची होश में आने के बाद सुकून में थी, लेकिन अभी इसकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी कि कहाँ कौन है, क्या है, मुझे कहाँ हूँ मैं या मुझे क्या हुआ है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये देखें, ये तकरीबन कोई 1 हफ्ते के बाद की है। इसमें मैं आपको फिर दोबारा लेके आऊंगा। सेकेंड डे मैंने इस बच्ची को दोबारा चेक किया। इसकी मेंटल ओरिएंटेशन काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थी। बच्ची कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरीके से पहचानूं कि कौन मेरे पास आ रहा है और कौन जा रहा है। उसके बाद मैंने दोबारा से जब सिम्टम्स नोट की, सेकेंड डे मसल्स ऑफ द बोथ लिम्स वाज स्टिफ एंड रिजिड। इसकी दोनों 13 दिन रहने की वजह से और ब्रेन का मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कम होने की वजह से उसके मसल्स स्टिफ थे। कोऑर्डिनेशन जो मसल्स की थी वो बहुत स्लो थी कि अगर इसको उस वक्त चूंटी भी काटते थे तो इसको इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता था। वो बहुत स्लो उसका रिस्पॉन्स था। ट्रेमर्स नोट किए मैंने कि इसके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में मसल्स में ट्रेमर अपीयर हो रहे हैं और ये बच्ची खौफज़दा थी डॉक्टर्स से और नर्सेस से। ये एक बड़ी होपफुल कंडीशन के बाद जब मैंने ये सिम्टम किए, उसके बाद मैंने अपनी नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन आप कह रहे हैं, वो चेंज की। सिम्टम यहाँ पे देखें आ रहे हैं कि प्रोड्यूसेस अ जनरल स्टेट ऑफ पैरालिसिस मेंटली एंड फिजिकली, centers its action upon the muscles and motor nerves, causes various degree of motor paralysis। क्योंकि इस बच्ची के अंदर ना तो मसल्स पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं और ना ही उसका मोटर सिस्टम जो है वो पूरी तरह कर रहा है वर्क। जबकि जब इसके ब्रेन की सप्लाई जहाँ से डिस्टर्ब होती है, जब डिस्टर्ब होती है तो ये बच्चे चीखे मारती है, ये बच्ची रोती है, दौड़ती है। और इसका ईच फिट जो था एपिलेप्टिक फिट, वो मोर और लेस 10 मिनट्स तक रिमेन करता था। और आप समझते हैं कि 10 मिनट तक ब्रेन के अंदर खुदा ना खास्ता सप्लाई रुकी रहे तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। ट्रेमर्स ऑफ ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स फेस चिन टंग, बच्ची में भी ये थे कि मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स में ट्रेमर्स आ रहे थे। द माइंड इज स्लगिश, यकीनन उसकी जो मेमोरी थी वो काम नहीं कर रही थी, माइंड उसका काम नहीं कर रहा था। द होल मस्कुलर सिस्टम इज रिलैक्स्ड एंड लिम्स फील सो हैवी ही कैन हार्डली मूव देम। कि अगर उसको कहा जाए या उसको छुटकी काटी जाए तो उस बच्ची के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो बच्ची उसको मूव कर सके या उसकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ब्रेन के जो सिग्नल जो पास आउट होते थे वो कंप्लीट नहीं थे। पीछे आवाज आ रही है मेरी?
कि नहीं? और नजर भी आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है? जी, अब आ रहा है नजर कि ये वो सिम्टम थे जो मैंने आपको बताया। मैं आपको दोबारा एक दफा बता देता हूँ। सेकेंड डे जब मैंने इस बच्ची को दोबारा चेक किया तो मैंने कुछ सिम्टम्स उसमें नए नोट किए, क्योंकि उस वक्त वो होश में थी। जब उसकी चुटकी वगैरह मैंने काटी तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जब उसके पट्टे चेक किए गए तो उन मसल्स में बहुत हद तक स्टिफनेस थी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, पट्टों के हिस्सों में ट्रेमर्स, आप समझते हैं ट्रेमर्स, पट्टों का फड़फड़ाना, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से से इसके पट्टे जो है वो फड़फड़ा रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसको फियर था डॉक्टर्स का और नर्सेज का कि ये मुझे पता नहीं क्या कर देंगे, कि शायद उसके अनकॉन्शियस में ये बात थी कि इन्होंने पहले ही पट्टी लगा के तो मेरे हाथ बांध दिए, मेरी मूवमेंट ख़त्म कर दी है, तो इस वजह से मे भी उसके ये फियर कायम था। ठीक है जी। उस वाले से जब मैंने अपनी होम्योपैथी को सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करनी चाहिए तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन नोट की, लेकिन हमारी इस मेडिसिन में जलसीमियम में प्रोड्यूस अ जनरल स्टेट ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस समझते आप? एक होता है पैरालिसिस, एक होता है पैरालिसिस। तो बताएगा इसकी डेफिनेशन? पैरालिसिस कहते हैं मुकम्मल तौर पर किसी एक ऑर्गन का फालिज, और पैरालिसिस कहते हैं किसी टिपिकली किसी लोकल एरिया का फालिज। ये फर्क है पैरालिसिस में और पैरालिसिस में। तो इस बच्ची में मुख्तलिफ छोटे छोटे आज़ा में ट्रेमर्स अपीयर हो रहे थे। वहां पे ब्रेन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही थी। सेंट्रल इट्स एक्शन अपॉन द मसल्स एंड मोटर नर्व्स। जितनी हम हरकत करते हैं, जितनी हम मसल्स को मूवमेंट करते हैं, जलसीमियम उसको सपोर्ट करती है एंड कॉजेज वेरियस डिग्री ऑफ मोटर पैरालिसिस। आप लोगों को नजर आ रहा है? थैंक यू। Tremors of twitching of single muscles that was observed. The mind is sluggish. The whole muscular system is relaxed. The limbs feel so heavy he can hardly move them. क्योंकि ये बच्ची 13 दिन से एक ही कंडीशन में पड़ी हुई थी। उसके मसल्स पूरी तरह से माइंड को ओबे नहीं कर पा रहे थे। माइंड प्रॉपर तरीके से अपने ऑर्डर पास आउट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मसल को ओबे करना तो एक दूर का मसला था। मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन डोंट ओबे द विल। जब जलसीमियम एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, जहाँ पे किसी भी हवाले से अगर पैरालिसिस हो जाए और बॉडी के अंदर मसल्स ब्रेन को ओबे ना करें, हमारी जलसीमियम बहुत आला तरीन मेडिसिन है। फियर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज इट्स आल्सो फाउंड इन जलसीमियम। देखें कुदरत कैसे कैसे जब आप ऑब्जर्व करते हैं एज ए होम्योपैथ तो आपको कैसे कैसे सिम्टम्स मिलते हैं, जबकि एलोपैथी इन सिम्टम्स में बिलीव नहीं करती। पार्किंसंस डिजीज, आपको पता है राशा की, जिस तरह डॉक्टर जुबैर साहब बात कर रहे थे कि राशा की बीमारी जिसमें एक तो एज फैक्टर है डेफिनेटली, और बहुत सारे ऐसे केमिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यंग एज में भी बाज़ का इस तरह की कंडीशन होती है कि पूरी बॉडी जो है ना वो ट्रेवल करना शुरू होती। सो मेरी तरफ से जो सेकंड प्रेस्क्रिप्शन की गई, स्टार्ट की गई, दैट वाज जलसीमियम 3x। 3 से 5 कतरे उसकी ज़बान पे मैंने डाले गए। फिर 2-3 दिन के बाद उस बच्ची को पानी के अंदर मिक्स करके पिलाए गए, क्योंकि ये बच्ची स्वेलो नहीं कर पा रही थी, उसकी सेंसेशन ही नहीं थी। जब ज़बान पे 2-4 कतरे जाते थे तो वो जाहिर है एब्जॉर्ब हो जाते थे। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन के तीसरे दिन बाद मैंने की। पहले दिन मैंने नेट्रोक्सल दी, 2 दिन के वक्फे से जो मेरी सेकंड प्रेस्क्रिप्शन थी दैट वाज जलसीमियम। पीछे समझ आ रही है? कौन सी डोज दी मैंने? जलसीमियम 3x मैंने स्टार्ट की, और आफ्टर 7 days of the second prescription she was able to drink orally water, juice, milk with spoon। 7 दिन के बाद उस बच्ची को, जिसको बड़े बड़े
न्यूरोसर्जन ने ये कह दिया कि शी कैन नो मोर नाउ। वो बच्ची 7 दिन के बाद न सिर्फ होश में आई बल्कि 7 दिन के बाद चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा उसको देना शुरू किया गया। और आफ्टर 1 वीक, 1 हफ्ते के बाद सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के, मैंने पेरेंट्स को कहा कि आप डॉक्टर्स को कहें कि इसकी एनजी ट्यूब रिमूव करवा दें। अच्छा, इस दौरान में एक बहुत मजे की बात थी कि मैं जब इस बच्ची को देखने जाता था, डॉक्टर्स तो वहाँ होते नहीं थे आम रूटीन में, क्योंकि 2 बजे से पहले तो अलाउ नहीं था। मैं 2 बजे क्लिनिक ऑफ करके खाना शाना खा के 3 साढ़े 3 बजे जाता था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं ये वीडियो मैंने बनाई और फर्स्ट टाइम इस बच्ची को जब मैंने जाके दवाई दी और जाके इसको देखा, तो वहाँ पे जो नर्सेज थी ना, तो बड़े अजीब से मुंह बनाए। तो मिलिट्री का एक अपना स्टैंडर्ड है, मिलिट्री का एक अपनी दहशत है, एक अपना जनाब स्टेटस है। तो उन्होंने बड़े अजीब से मुंह बनाए कि ये कौन आ गया है, ये क्या करता है यहाँ पे। खैर, क्योंकि उनको ऊपर से मतलब वो ऑलमोस्ट तकरीबन कह दिया गया था कि वी वांट टू डिस्चार्ज दिस गर्ल, इसने एक्यूपाई किया हुआ है बैड, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन वो देखते जरूर थे कि ये बंदा क्या करता है आगे। जब ये होश में आई, मैंने इसकी दोबारा जब सिम्टम ली, तो वो फिर दूर से देखने की बजाय जरा करीब आ गई। तो जब 3rd डे जब मैंने इनको कहा कि आप इसको कहें कि एनजी ट्यूब रिमूव करवा दें, तो उस दिन जब मैंने उसकी जाके स्नैप्स वगैरह बनाई, तो उस दिन वो मैंने बिल्कुल करीब आके देखने लगी कि ये बंदा करता क्या है। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब फर्स्ट टाइम उसकी एनजी ट्यूब रिमूव कर दी गई। जब उसने मेरा ख्याल है थोड़े वास्ते खान पीने की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है जी, तो इस बच्ची ने खाना पीना शुरू कर दिया और इसकी यहाँ पे मैं आपको ये विदाउट एनजी ट्यूब आप ये देखें, उसका ब्रेनुला उतर गया, इस बच्चे की एनजी ट्यूब उतर गई और ये बच्ची इस वक्त बेहतर है, लेकिन स्टिल शी इज अनकॉन्शियस, मतलब ऑलमोस्ट। ये देखें, अब यहाँ पे इसके अंदर ये ट्रेमर्स मौजूद हैं, ये देख रहे हैं, इसके मसल स्टिफ है। ठीक है, नजर आया आपको कि नहीं? ये देखिए, इसके मसल्स उसमें स्टिफनेस मौजूद है। अच्छा, उसके बाद इतनी चीजें मैनेज करना जरा मुश्किल होता है। एक और इसकी वीडियो उस वक्त की देखें, ये देखिए, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये फुली कॉन्शियस है। ये बच्ची पहचानने की कोशिश कर रही है कि कौन है, ये क्या कर रहा है। ठीक है जी, जलसीनियम 3x वाज कंटिन्यू। मैंने अपने उस इल्म के हिसाब से जलसीनियम कंटिन्यू की। अच्छा, इस दौरान 15 डेज तक इसको मैंने जलसीनियम 3x को कंटिन्यू किया और 15 डेज के बाद इसकी जो चीविंग कंडीशन थी, इसकी जो स्वेलिंग कंडीशन थी, मसल्स जो काम नहीं कर रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह को पूरे के पूरे काम करने शुरू कर दिए। इसका जो मेंटल ओरिएंटेशन लेवल आपने अभी जो वीडियो में देखा है, पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम हो चुका था। और लेकिन ये डिस्टर्ब होती थी कैथीटर की वजह से, कि जो इसको कैथीटर पास किया गया था, तो वो कैथीटर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके बाप बच्ची के वालिद को कहा कि आप उनको कहें कि उसका कैथीटर भी रिमूव कर दें। तो यहाँ पे ये देखिएगा इसका अल्हम्दुलिल्लाह कैथीटर भी रिमूव कर दिया गया और मैंने इनको एडवाइस किया कि आप बच्ची को जो है ना वो नॉर्मली वॉशरूम, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे पहले आपको मैंने नाली दिखाई थी पेशाब की, कि यहाँ पे ये सारी नाली थी। अब इसका अल्हम्दुलिल्लाह कैथीटर भी रिमूव कर दिया गया
और मैंने मेरे पेरेंट्स को एडवाइस किया कि आप इसको पकड़ के लेके बाथरूम जाया करें ताकि इसको आप थोड़ी सी सेंस डेवलप हो कि मैंने क्या करना है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बच्ची बहुत हद तक इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और बच्ची अपनी वालदा के साथ वॉशरूम जाना शुरू कर दिया। स्टूल और पोटी का उसको पता चला और वो बाथरूम में जाके करना शुरू उसने किया। कुछ दिन के बाद मैंने दोबारा जब विजिट किया तो मैंने देखा कि इम्प्रूवमेंट कुछ पहले की जो हुई अब कुछ रुक गई है। मैंने दोबारा इसके सिम्टम जब लिए, मस्कुलर स्टिफनेस वाज ऑब्जर्व्ड अगेन, बहुत कम उसमें बेहतरी आई लेकिन अभी भी मस्कुलर स्टिफनेस वहाँ पे मौजूद थी। एक और चीज मैंने जो नोट की कि पहले तो था फियर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज, अब उसमें एक छोटी सी मैंने चीज फील की कि फियर ऑफ टच एंड समवन अप्रोच हर। इसकी वजह बता सकते हैं क्यों? पहले तो उसको सिर्फ ये पता था कि ये डॉक्टर्स हैं, इन्होंने मुझे बांधा हुआ है। अब जब बच्ची अपनी सेंस में आ गई है तो उसके अंदर वो फियर मौजूद है। जब वो बेचारी कार से हिट की गई, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, तो अब जब भी उसके कोई नजदीक जाने की कोशिश करता है, इवन मैंने भी दो दफा नजदीक होने की कोशिश की, तो उस वक्त वो फियर फील करती थी, फियर ऑफ टच एंड फियर ऑफ अप्रोच, कि कोई मेरे नजदीक ना आए, कोई मुझे छुए ना। स्लाइट मस्कुलर पेन वाज देयर। मेरी अब थर्ड प्रेस्क्रिप्शन का टाइम था और ये सारे के सारे जो सिम्टम्स थे वो आर्निका के थे, क्योंकि आर्निका के अंदर आपको पता है आर्निका बहुत बड़ा मस्कुलर टॉनिक है और बोरक सबसे पहले गाइडिंग सिम्टम में लिखता है कि आर्निका इज अ ग्रेट मस्कुलर टॉनिक। और उसके अंदर जितने भी इंजरी के बैड फैक्ट्स हैं, खा वो कितने ही साल के पुराने क्यों ना हो, वो मौजूद हैं। फियर ऑफ टच, मेडिकल लिटरेचर में आर्निका का बहुत बड़ा एक सिम्टम है कि फियर ऑफ टच एंड फियर ऑफ अप्रोच। मेरी तरफ से जो थर्ड प्रेस्क्रिप्शन की गई दैट वाज आर्निका 3x। अच्छा, आपने सीटी स्कैन रिपोर्ट देखी है पहले? एक मिनट आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये देखें, ये इसकी पहला जो सीटी स्कैन किया गया था, अगर आपको ये नजर आ रहा हो, इसके नीचे ओपिनियन पढ़ सकते हैं? क्या लिखा हुआ है? सबड्यूरल हाइग्रोमा राइट फ्रंटल पेरिटल रीजन। और ये कहाँ की रिपोर्ट है? ऊपर देखें जरा, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी CMH लाहौर। और अब इसकी एक और मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाऊं। इसके बाद मैंने पेरेंट्स को एडवाइस किया कि आप इसकी ना दोबारा सीटी स्कैन करवाएं। और ये दोबारा सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ के मुझे बता दें कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आर्निका को कंटिन्यू किया और मैं 15 मिनट वैसे ही पार्ट हो जाना। पोटेंसी आर्निका 3x। मैं सर साथ साथ पोटेंसी बता रहा हूँ ताकि कोई उसमें कंफ्यूजन ना रहे। आर्निका 3x मैंने इसको स्टार्ट करवाई और सिर्फ 3 दिन के वक्फे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से इस बच्ची के अंदर जो मस्कुलर स्टिफनेस थी वो बहुत हद तक बेहतर हो गई। जो पेन फील करती थी बच्ची वो बहुत बेहतर हो गई और जो फियर ऑफ टच और फियर ऑफ अप्रोच था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सो
मैंने इसके बाद जब इसकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आ गई, बच्ची थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर गई, बच्ची बाथरूम जाना शुरू हो गई, पोटी पेशाब का बताना शुरू हो गई, और उसके बाद उसकी मस्कुलर स्टिफनेस खत्म हो गई, एनजी ट्यूब उतर गई, कैथीटर सारा रिमूव हो गया। तो मैंने इसके पेरेंट्स को कहा कि आप इसको अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाएं और इसको घर ले जाएं। और आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी ये अहम बात थी कि वो बच्ची जो सिर्फ और सिर्फ 45 दिन पहले मौत के मुंह में जाने के लिए डिक्लेयर कर दी गई और उसको छोड़ दिया गया, और सिर्फ 45 दिन के वक्फे के बाद वो बच्ची अपने पाँव पे खड़े होके अपने घर जाने के लिए तैयार हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके माँ बाप की होम्योपैथी के लिए क्या मोहब्बत होगी और उस डॉक्टर के लिए भी क्या मोहब्बत होगी जिसकी वजह से होम्योपैथी मोजा बनी उनके बच्चे के ठीक होने का। अच्छा, इसके साथ साथ जब वहां से